हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में जो कि है डायनामोडीबी पे अमेज़न डायनामोडीबी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डायनामोडीबी क्या है और उसके ऊपर एक हैंड्स ऑन वीडियो कि हम इसमें टेबल्स मतलब जो बनाते हैं और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कि बेसिकली ये है क्या, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट इज़ डायनामोडीबी? तो डायनामोडीबी क्या है? एक फुली मैनेज्ड नो सिक्वल की वैल्यू एंड डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो डायनामोडीबी को फुली एडब्ल्यूएस ही मैनेज करता है, ठीक है? एंड इट्स ए नो सिक्वल की वैल्यू। इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है एंड इट्स ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या रहता है कि जो भी इसके अंदर वो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर सेव होगा, लाइक मोंगोडीबी वो उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इट्स ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस, राइट? Now, DynamoDB is aligned with the value of serverless applications. तो जब हम serverless की बात करते हैं, ये नहीं है कि only AWS Lambda is based on serverless architecture. AWS की ऐसी और भी सर्विसेज हैं जो कि serverless application, serverless architecture में काम करती हैं, जैसे कि DynamoDB, AWS Glue, जिसमें आपको क्या करना होता है, मतलब जिसकी ऑटो स्केलिंग वगैरह कि लेट्स से एक हमने 2 GB का इंस्टेंस था टेबल में, अब उसमें डेटा बढ़ता जा रहा है, तो वो अपने आप उसको एडब्ल्यूएस ही मैनेज करेगा। आपको उसको कोई मैनेज करने की इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल बी मैनेज्ड बाय एडब्ल्यूएस ओनली, राइट? एंड पे पर व्हाट यू यूज़, सो इट्स अ ऑन डिमांड। बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आपने 10 रिक्वेस्ट रीड राइट की, तो आपको सिर्फ उन्हीं रिक्वेस्ट के लिए पे करना है, ना कि आपने जो ट्रेडिशनली क्या होता था, हम एक 2 GB का या 3 GB का डेटाबेस सर्वर लेते थे और उसको हम होस्ट करते थे एक जगह पे उस इंस्टेंस को, तो हमें उसका जो एक्टिव टाइम था उसके लिए भी हमें पे करना पड़ता था, राइट? बट इसमें जब हम किसी टेबल में डेटा डालेंगे या फिर रिट्रीव करेंगे तो हमें सिर्फ उसी के लिए प्राइसिंग चार्ज किया जाएगा। नाउ अब इसमें नो सर्वर्स टू मैनेज, इसको एडब्ल्यूएस ही बिहाइंड द सीन्स मैनेज करता है, तो आपको इसको मैनेज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। नाउ थर्ड पॉइंट इज हाई अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। नाउ देयर आर टू टर्म्स, वन इज मल्टीपल जोन्स एंड मल्टी रीजन। तो जब मल्टीपल जोन्स की बात होती है तो मल्टीपल जोन्स होते हैं जब भी कोई एक रीजन होता है एडब्ल्यूएस के अंदर, तो उसके अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं डायनामोडीबी में, तो उसको मल्टीपल ज़ोन्स में रेप्लिकेट किया जाता है और इसको बिहाइंड द सीन्स एडब्ल्यूएस ही मैनेज करता है। तो जिसकी वजह से कि कल को एक मेरा ज़ोन, लेट्स से उसके अंदर एक डेटा सेंटर था और वो डाउन हो गया, क्रैश कर गया, तो मेरे पास और अवेलेबिलिटी ज़ोन्स भी है जहाँ से डायनामोडीबी हमें वो डेटा लाकर देगा और जिससे हमारी एप्लीकेशन रेज़िलिएंट रहेगी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से, राइट? फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट इन टाइम रिकवरी। आप कभी भी अपनी लेट्स से आपकी टेबल का डेटा क्रैश हो जाता है, तो आप जो भी लास्ट 35 डेज का डेटा है आप उसे वापस ला सकते हैं, आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं इन डायनामो डीबी। नाउ हाउ इट इज, लाइक हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो ये एसक्यूएल से कैसे मैच करता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, पहले एक डेटाबेस होता है और उसके अंदर टेबल्स होती हैं। इसमें डायरेक्टली टेबल्स होती हैं, राइट? सेकंड थिंग, हम एसक्यूएल में जिस चीज़ को रोज़ बोलते हैं उसमें इस चीज़ को आइटम्स बोला जाता है। कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे डेटाबेस में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो डायनामोडीबी की टर्मिनोलॉजी में उसको बोला जाता है कि मेरी टेबल में 10,000 आइटम्स हैं, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कॉलम्स। एसक्यूएल में हमारे पास कॉलम्स होती थी और यहाँ पर कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट्रीब्यूट से। नाउ हम एसक्यूएल में प्राइमरी कीज़, हमारे पास मैंडेटरी नहीं होता टेबल क्रिएशन के लिए, बट इसके अंदर हमें एक प्राइमरी की, दैट इज़ पार्टीशन की, डिफाइन करनी पड़ती है जिसके बेसिस पे ही हमारी टेबल क्रिएट होगी। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस, जो कि सेम होता है इंडेक्सेस के, बट इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ये एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ही आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, फिर तो आपको टेबल को डिलीट ही करना पड़ेगा और फिर से टेबल को बनाना पड़ेगा विद सेम एट्रीब्यूट्स एंड आइटम्स, राइट? एंड उसके अंदर ये एलएसआई देना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्यूज एंड ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस। तो जो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस रहता है, ये क्या कहता है, हमने लेट्स से एक पार्टीशन की डिफाइन की थी
हम एक और सेम पार्टीशन की डिफरेंट पार्टीशन की होनी चाहिए और उसके बेसिस पे हम अपना एक ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बना सकते हैं। इसको हम हैंड्स ऑन करेंगे तो थोड़ी सी देर में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज या DynamoDB प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर हम DynamoDB में कंसिस्टेंसीज की बात करते हैं, राइट, तो यहाँ पे 3 टाइप की कंसिस्टेंसी होती है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, सेकंड इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि DynamoDB बिहाइंड द सीन्स मल्टीपल जोन्स में डेटा को रेप्लिकेट करता है, राइट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर मेरा एक टेबल एक लेट से एक रेप्लिका में डेटा चला गया, तो जब तक और मेरे पास 3 रेप्लिकास थी, जब तक मेरी तीनों रेप्लिकास सिंक में नहीं हो जाती, तब तक उस ऑपरेशन को फुल ऑपरेशन नहीं माना जाएगा कि मेरी एक राइट ट्रांज़ैक्शन को पूरी ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाएगा। बट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के केस केस में क्या रहता है कि अगर मेरा एक रेप्लिका में भी डेटा चला गया, एक मास्टर में डेटा चला गया, तो वो 2 जो बिहाइंड द सीन्स रेप्लिकास हैं, उनमें पीछे से वो डेटा सिंक होता रहेगा। लेकिन मेरा मेन पॉइंट है कि मेरा एक में डेटा चला जाए। तो इस केस में क्या रहता है, जब आप रीड करने जाते हो तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के केस में आपको हमेशा वो डेटा कंसिस्टेंट मिलेगा, आप चाहे किसी भी रेप्लिका से रीड करो। बट इन केस ऑफ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी यू कांट, देयर इज नो 100% गारंटी, बट मतलब ये मतलब मिल जाता है आपको डेटा, बट 100% नहीं मिलता, नो बडी कैन गिव यू गारंटी, राइट। एंड थर्ड इज ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी। तो ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी क्या रहता है, हमारा एसक्यूएल डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट हमें ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, इसीलिए जो भी हमारी बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं उसमें हम एसक्यूएल वगैरह प्रेफर करते हैं। बट डायनामोडीबी भी आपको वही प्रॉपर्टीज जो कि एसिड टर्म जो होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये भी आपको प्रोवाइड करता है, राइट, इन ए सिंगल अकाउंट एंड रीजन। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्सेस वन और मोर टेबल्स। तो ये ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी होती क्या है कि लेट्स से मेरे पास 2 टेबल्स थी, यूज़र टेबल एंड अकाउंट टेबल। अब मेरा एक यूज़र क्रिएट हुआ तो उसके लिए जो आईडी है, वो यूज़र आईडी मेरी अकाउंट आईडी में भी जा अकाउंट टेबल में भी जानी है। तो लेट्स से मेरी यूज़र टेबल में तो वो डेटा सेव हो गया, बट अकाउंट टेबल में जाते हुए वो किसी वजह से एक्सेप्शन आ गई और वो डेटा सेव नहीं हो पाया। तो उस केस में डायनामोडीबी उसको क्या करेगा, रोल बैक कर देगा और हमारे पास वो जो इनकंसिस्टेंसीज वगैरह के इशू होते हैं ड्यूरिंग अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स, वो नहीं आएंगे। और इसके लिए हमें 2 मेथड्स देता है, ट्रांजैक्ट राइट आइटम्स एंड ट्रांजैक्ट गेट आइटम्स। नाउ अब हम बात करते हैं कि एलएसआई। एलएसआई क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड पार्टीशन की होती है वही आपकी मेन पार्टीशन की रहेगी, बट जो आपकी सोर्ट की होती है वो डिफरेंट हो सकती है। और इसको सिर्फ आप टेबल क्रिएशन पे ही बना सकते हैं। एंड आप मैक्सिमम 5 एलएसआई, 5 लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस ही बना सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इवेंचुअल एंड ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी, तीनों टाइप की कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डायनामोडीबी ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी पार्टीशन की रहती है वो जो आपकी मेन की है उससे अलग हो सकती है, राइट, एंड सेम भी हो सकती है। बट हमारा लोकल में क्या था, वो हमेशा पार्टीशन की हमेशा हमेशा सेम रहेगी, बट इसमें आप अलग भी बना सकते हो। और ये इवेंचुअल कंसिस्टेंट इंडेक्स प्रोवाइड करता है, एंड इसको आप टेबल क्रिएशन के बाद भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी वन हैंड्स ऑन, राइट। अगर हम AWS में जाएं तो आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा Amazon DynamoDB का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर हम एक टेबल का नाम देंगे, लेट्स से यूज़र्स, और इसके अंदर मैंने मेरी कॉलम का बेसिकली एट्रीब्यूट का नाम दे दिया, जिस जो कि है मेरी पार्टीशन की। अब इसमें जो प्राइमरी की होती है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीशन की एंड सोर्ट की। सोर्ट की रहता है कि आपको किस बेसिस पे वो डेटा को सोर्ट करना है। अब मैंने बोला क्रिएटेड एट, मेरी एक प्राइमरी की है जिसके अंदर, अब अगर आपने देखा तो मैंने बोला था कि डायनामोडीबी टेबल क्रिएशन के लिए प्राइमरी की इज़ ए मैंडेटरी फील्ड। तो अगर आप इनको क्रिएट नहीं करोगे तो आप टेबल बना ही नहीं सकते, राइट। तो मैंने यूज़र आईडी डिफाइन कर दिया और सोर्ट की कि जिसके बेसिस पे मुझे यूज़र्स को सोर्ट करके डेटा देगा, स्कैनिंग एंड क्वेरी। नाउ अब हमारे पास हम एक लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट करेंगे क्योंकि वो टेबल क्रिएशन पे ही क्रिएट हो सकता है, राइट। तो मैं इसको एक बार अनचेक करूँगा। नाउ यहाँ पर हम सेकेंडरी इंडेक्सेस में जाएंगे और ऐड इंडेक्स।
तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो मेरी पार्टीशन की थी दैट इज़ यूज़र अंडरस्कोर आईडी, उसको यूज़ करो। और जो मेरी सोर्ट की है, राइट, उसको मैं बना देता हूँ कि उसको आप नेम के बेसिस पे, मेरे पास एक लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर्स को नेम के बेसिस पे भी सॉर्ट कर पाऊँ, तो उसके बेसिस पे ही मुझे एक इंडेक्स अवेलेबल हो। अब इसमें आप प्रोजेक्टेड एट्रीब्यूट्स हो जाता है, जब भी आप कोई रिटर्न करवाना चाहते हो कोई भी डेटा या इन चीज़ों को, तो आप कौन से डेटा चाहते हो इन द फाइनल रिजल्ट्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऑल। नाउ to create a local secondary index you have to check mark this like create as local secondary index, otherwise ये global secondary index बन जाएगा, right? now मैं add index को क्लिक करूँगा, तो ये हमारा लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट हो गया। दिस इज टाइप LSI, राइट। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अब हमें बोलना कि हम, जैसे मेरा एक फ्री टायर अकाउंट है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें ऑटो स्केलिंग नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऑटो स्केलिंग नहीं चाहिए, ना ही रीड में ना ही राइट में। और जो ये रीड कैपेसिटी यूनिट है, तो मैं इसको 1 1 रख रहा हूँ। अगर आप देखें तो जो हमारी कॉस्ट रहती है वो इस पर डिपेंडेंट रहती है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये उसी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि जब भी आप रीड कैपेसिटी यूनिट्स और राइट कैपेसिटी यूनिट्स होती हैं, उनके बेसिस पे आपको चार्ज किया जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर देखा रीड राइट कैपेसिटी मोड, तो प्रोविजंड और ऑन डिमांड। तो ये हमारा ऑन डिमांड होता है कि जब भी जितना आप यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे। प्रोविजन होता है कि आपको पहले से ही पता है कि मैं इतना रीड करने वाला हूँ और इतना राइट करने वाला हूँ, एक एस्टिमेट होता है, उसके बेसिस पे हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, रीड कैपेसिटी यूनिट्स और राइट कैपेसिटी यूनिट्स। एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ। इसके अंदर आप अपनी की भी डिफाइन कर सकते हैं, जो आप AWS की मैनेजमेंट सर्विस जो आप की बनाते हैं, राइट, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला माय चैनल नेम, मैं इसमें दे देता हूँ कोड प्रैक्टिस, राइट। अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब हम वन बाय वन चेक करेंगे कि हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ये हमारे पास टॉगल्स आ रहे हैं, तो इनमें क्या क्या होता है और हम क्या कर सकते हैं। तो अभी ये टेबल क्रिएट हो रही है। अगर हम देखें तो हमारी टेबल का नाम है यूज़र्स। प्राइमरी पार्टीशन की हमारी क्या है, यूज़र आईडी। प्राइमरी सोर्ट की क्या है, क्रिएटेड एट, राइट, जो हमने डिफाइन करा। अभी हमने पॉइंट इन टाइम मतलब रीस्टोर जो हमारा था वो हमने अभी डिसेबल कर रखा है, हम यहाँ से उसको अनेबल भी कर सकते हैं, राइट। उसके लिए लेकिन आपको चार्ज होगा क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स उसका बैकअप लेयर है। नाउ एन्क्रिप्शन हमारा डिफ़ॉल्ट था। और हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम टू लीव एट्रीब्यूट। टाइम टू लीव एट्रीब्यूट क्या होता है, लेट्स से आप एक टेबल बना रहे हैं, आपको एक यूज़ एंड थ्रो काइंड ऑफ डेटा है उसमें। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लास्ट 1 मंथ के लोग रहें, राइट। मैं डायनामो डीबी में मेरे डीबी के लॉग्स डाल रहा हूँ। तो ये टाइम टू लीव क्या करेगा, जैसे ही वो टाइम सरपास होगा 30 डेज, जैसे ही 30 डेज सरपास होंगे तो वो उस रोज़ को, उन आइटम्स को डिलीट करता रहेगा। तो इन केसेस में हम हमारी एक कॉलम को, एक एट्रीब्यूट को टाइम टू लीव एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मैनेज TTL के अंदर जाएँ तो हम यहाँ पर कोई भी एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और ये एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। हमारी ऑटो स्केलिंग वगैरह डिसेबल्ड है। और अगर हम देखें तो हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, राइट, यूज़र्स। नाउ हम इसके अंदर जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट आइटम में जाना पड़ेगा। मैंने यूज़र आईडी दे दिया 1, राइट। क्रिएटेड मैंने दे दिया 14th, राइट। मैंने स्ट्रिंग टाइप के दिया है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। एंड नेम मैंने दे दिया सचिन। ये अपने आप ही ले लेगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। नाउ अगर हम देखें तो हमारी आइटम बन चुकी है, जिसमें यूज़र आईडी है 1, क्रिएटेड एट है। एक और आइटम मैं क्रिएट करता हूँ, राइट। अब बात आती है कि हम इसमें स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं या क्वेरी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन रहता है स्कैन एंड क्वेरी। तो ये हम स्कैन कर रहे हैं और हमने जैसे स्टार्ट सर्च किया तो ये हमें अवेलेबल डेटा दे देगा कि हम
इंडेक्स नेम के बेसिस पे चाहते हैं, अगर जैसे मैं नेम के बेसिस पे sorting चाहता हूँ, तो ये मुझे उसके बेसिस पे sorting करके दे देगा, उसके बेसिस पे डेटा दे देगा। अब मैं लेट्स से मैं क्वेरी कर रहा हूँ, मैंने बोला जो मेरी पार्टीशन की है उसकी वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है जो sort की है, इट इज़ क्रिएटेड एट सॉरी 14th अगस्त, राइट। अब मैं स्टार्ट सर्च करता हूँ, ओके, राइट। तो अगर मैं यूज़र आईडी 1 देता हूँ और ये इसको मैच करे, राइट, नेम मेरी जो sorting की थी, नेम मेरा सचिन, सॉरी, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पर यूज़र आईडी दूँ 2 एंड नेम में मैं दूँ कोड, तो ये उस रिकॉर्ड को ले आएगा, तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बोल रहे हैं कि हमारे पास इंडेक्सिंग ये है जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। अगर मैं ये इंडेक्स यूज़ करता हूँ तो इफ़ यू सी यूज़र आईडी एंड सॉर्ट की, तो हमें ये वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, राइट। तो ऐसे हमारे इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। नाउ ये मैट्रिसेस हैं कि आपके कितने रीड राइट हुए हैं, ये उसके बेसिस पे आपको डेटा दिखा रहे हैं। क्लाउड वॉच मैट्रिक्स, राइट। अलार्म्स, अगर मैं कोई अलार्म चाहता हूँ कि जैसे मेरी रीड कैपेसिटी या राइट कैपेसिटी से ज़्यादा हो तो क्या हो। नाउ कैपेसिटी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 डिफ़ाइन की है, ये वो दिखा रहा है। इंडेक्सेस मेरा भी एलएसआई प्रेजेंट है, तो वो ये शो कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग, ग्लोबल टेबल्स। तो अभी जैसे इसने डायनामोडीब कहता है कि इट्स अ हाईली अवेलेबल डेटाबेस, राइट। मल्टीपल जोन्स की बात कर ली कि मेरी ये जो टेबल है बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेटा मल्टीपल जोन्स में रेप्लिकेट किया जाता है और डायनामोडीबी हमें इसकी अवेलेबिलिटी देता है। बट जस्ट सपोज अ सिनेरियो कि हमारा डायनामोडीबी फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न क्रैश हो गया, उसके सारे डेटा सेंटर्स ही चले गए। तो जब हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट, एमएनसीज होती हैं, तब वो क्या करती है, अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स डेटा रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो डेटा अवेलेबिलिटी ताकि अवेलेबल रहे अक्रॉस द रीजन्स, कि वो हमेशा उनको अवेलेबल मिले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रीज़न बना सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अपनी रीज़न डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले अनेबल स्ट्रीम करना पड़ेगा, और हमारी ग्लोबल टेबल, जैसे मेरी यूजर्स टेबल है, लेट्स से इट्स इन अ मुंबई रीजन, तो मैं ये सेम टेबल लेट्स से एन वर्जीनिया में भी क्रिएट कर सकता हूँ और ओहियो में भी। तो जब भी मैं कोई डेटा यूजर्स टेबल में अपडेट करूँगा तो वो अक्रॉस उन 2 रीजन्स में भी अपडेट हो जाएगा। तो कल को क्या होता है, अगर मेरी मुंबई रीजन की टेबल में कोई भी इशू आया, ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं उन रीजन से डेटा उठा के यूज़र को सर्व कर सकता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ, राइट। अब मेरे पास बैकअप मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल किया हुआ है, राइट। कंट्रीब्यूटर इनसाइट्स, नाउ ट्रिगर्स। अब डायनामोडीबी ट्रिगर्स क्या होते हैं, डायनामोडीबी ट्रिगर्स, मान लो आपकी टेबल में कोई भी डेटा आया और आप चाहते हैं कि जब भी कोई टेबल में नई एंट्री आ रही है, नई आइटम आ रही है, तो मैं उसके बेसिस पे कुछ एक्शन करना चाहता हूँ। कि लेट्स से मेरे पास कुछ स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास डायनामोडीबी में डेटा आया तो इट्स ए काइंड ऑफ नोटिफिकेशन डेटा, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक एसएमएस चला जाए इस यूज़र को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे एक ट्रिगर ऐड करके मैं एक लैम्बडा फंक्शन क्या होगा, इन्वोक हो जाएगा। तो वो ट्रिगर बेसिकली लैम्बडा फंक्शन से अटैच होगा और वो लैम्बडा फंक्शन उस मेल को सेंड कर देगा। नाउ एक्सेस कंट्रोल, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि एक्सेस के लिए, एंड टैग्स जो हमने क्रिएट करा, चैनल कोड प्रैक्टिस, सो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और टैग्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ मच अबाउट DynamoDB guys. If you have any kind of query, do let me know, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।